वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। आप मूवी के बारे में बात करें तो हमेशा मलयालम मूवीज निराश ही नहीं करते। कंटेंट इज द किंग मैन। ये मूवी भी बहुत ही खतरनाक लगी। मतलब मूवी की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर दी एंड होती है, इट्स माइंड ब्लोइंग। वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जोसेफ नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है और फिलहाल ये जोसेफ बहुत ही मायूस होकर आत्महत्या का लेटर लिखकर अपने आप को मार लेता है। मतलब सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर लेता है। दूसरी तरफ जब जोसेफ का असिस्टेंट बाइक के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो इस बंदे को कुछ लोग फॉलो करते रहते हैं। ये ऑब्जर्व करके फटाफट से उन लोगों से बचने की कोशिश करते रहता है। खैर उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत बस में ट्रैवल करते हुए बस को रुकाकर पुलिस वालों को बुलाकर एक कंप्लेंट देने लगती है कि इसके बगल में जो दो औरतें बैठी है, इन दोनों औरतों में से कोई एक औरत इसकी सोने की चेन को चुरा लिया। एसआई उन तीन औरतों को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर स्पेशली उन दो औरतों से यही कहने लगता है कि आप दोनों फटाफट से सच बता दो। अगर सीआई सर आएंगे तो मामला कुछ और ही होगा। उसी वक्त अपने पुलिस स्टेशन पर सीआई हरिशंकर आता है। उन तीन औरतों को अपने पुलिस स्टेशन पर देखकर एसआई से पूछने पर एसआई सब कुछ हरि को बताने लगता है कि सर इस बूढ़ी औरत का शक ये है कि इसकी चेन इन दोनों औरतों ने चुराई। इन दोनों औरतों में से एक औरत प्रेग्नेंट होती है। हरिशंकर उस प्रेग्नेंट औरत को देखकर कहने लगता है कि तुम्ही ने इस औरत की सोने की चेन चुराई, फटाफट से निकाल कर दे दो। प्रेग्नेंट औरत कहने लगती है कि सर मैंने चोरी नहीं की। यह सुनने के बाद हरि इस प्रेग्नेंट औरत के ऊपर मैन हैंडलिंग करने लगता है और उसी तरह अपने स्टाफ को भी डांटने लगता है कि इन दोनों की शक्ल से ही पता लग चुका है कि ये दोनों चोर है। क्या ट्रेनिंग ली है तुम लोगों ने? और शॉकिंगली बाद में वो औरत उस बूढ़ी औरत की चेन वापस दे देती है। खैर एक्चुअली हरि डीवाईएसपी था। कुछ कारणों की वजह से डी प्रमोट होकर सीआई बन गया। एसआई हरि के पास आकर यही बात कहने लगता है कि सर आपको उस प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर कुछ मेडिकल इश्यू आ गया तो हरि उस एसआई को ही डांटने लगता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं अपनी ड्यूटी कैसे करूं? जाओ जाकर अपना काम करो। बाद में वो एसआई डीवाईएसपी शाहुल राज को फोन करके हरि के कांड के बारे में सुनाने लगता है कि सर हमारे पुलिस स्टेशन को एक चोरी का केस आया, उसमें एक औरत प्रेग्नेंट थी और हरि सर ने उस प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ उठाया। आप ही थोड़ा समझाइए। सो बाद में शायद शाहुल हरि को फोन करके उसको समझाने लगता है। गुस्से में आकर हरि अपनी सारी स्टाफ को इकट्ठा करके अपनी स्टाफ को डांटने लगता है कि मेरी बात किसने डीवाईएसपी को सुनाई? तुम सारे लोग मेरे टीम मेंबर्स हो, यहाँ की बात यहीं पर रहना चाहिए। और हरि को शक भी होता है ये सारा कांड एसआई का ही है। थोड़ी देर के बाद दो लोग हरि के पुलिस स्टेशन पर आते हैं, कंडक्टर चंदू और एक और लड़की। वो कंडक्टर चंदू हरि से कहने लगता है कि सर मेरी वाइफ की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने अपने घर की सोने की चेन एक फाइनेंस कंपनी में जाकर गिरवी पर रखा, लेकिन वो फाइनेंस कंपनी वाले चक्कर के ये कहने लगे कि वो फेक गोल्ड है। सर मेरे घर में फेक गोल्ड मौजूद नहीं है, शायद वही फाइनेंस कंपनी वालों ने मेरी चेन को बदल दिया। वो फाइनेंस वाली लड़की कहने लगती है कि सर 10 साल से हमारी कंपनी के ऊपर ऐसी एक भी कंप्लेंट नहीं आई। हम लोग हमारे कस्टमर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। सो हरि इस चंदू पर ही शक करते हुए कुछ सवालात करने लगता है। चंदू कहने लगता है कि सर मैंने उस चेन को अपनी बेटी के लिए खरीदा था, लेकिन मेरी वाइफ की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं उस चेन को गिरवी पर रखने के लिए गया। हरि कहने लगता है ठीक है, चलो अपनी वाइफ के पास ले चलो। सो चंदू उसी तरह से हरि को लेकर हॉस्पिटल पर आता है तो सच में हॉस्पिटल पर चंदू की वाइफ ट्रीटमेंट ले रही होती है। कुछ ऑपरेशन करवाना होता है। अब वहीं पर चंदू की भी बेटी होने की वजह से चंदू की बेटी को साइड में बुलाकर इसके साथ कुछ सवालात करने लगता है। तो ये लड़की हरि को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगती है। क्या बताती है ये हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन हरि को ये बात पता लग जाती है कि चंदू की बेटी ने ही ओरिजिनल चैन को बेचकर उसकी प्लेस पर डुप्लीकेट चैन को रख दिया। उसके बाद हरि अपनी टीम मेंबर्स को ये फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि चंदू की बेटी ने ओरिजिनल चैन को किस दुकान पर गिरवी पर रखा। हरि की टीम मेंबर्स थोड़ा बहुत इंक्वायरी करके हरि को फोन करके ये कहने लगते हैं कि सर इसी दुकान में चंदू की बेटी ने सोने की चैन को गिरवी पर रखा, लेकिन इसी चैन के साथ साथ एक और चैन को भी गिरवी पर रखा, मतलब कोई दूसरा बंदा। हरि कहने लगता है तो फिर आप लोग ये भी पता करो कि उन दोनों सोने की चैन को किस दुकान से खरीदा था। सो दोबारा वो दो पुलिस वाले इंक्वायरी करके हरि से कहने लगते हैं कि सर एक सोने की चैन तो क्वेरी ज्वेलरी से खरीदा था और उस चैन को खरीदने वाला बेंगलुरु में रहने वाला जोसेफ नाम का एक पुलिस वाला था। रिसेंटली वो पुलिस ऑफिसर जोसेफ आत्महत्या कर लिया। ये सेकंड चेन के बारे में अभी तक पता नहीं चला, थोड़ी देर में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे।
सो बाद में हरी जोसेफ के घर पर जाकर जोसेफ की वाइफ से वो चेन दिखाकर पूछने लगता है, क्या इस चेन को आपके पति ने खरीदा था? जोसेफ की बीवी कहने लगती है, हाँ सर, इस चेन को मेरे पति ने ही खरीदा था, मेरी बेटी को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन एक दिन किसी ने मेरी बेटी के गले में से वो सोने की चेन चुरा ली। इस तरह से जोसेफ की बीवी जोसेफ की बेटी को बुलाकर हरी को सच बताने के लिए कहती है। सो जोसेफ की बेटी कहने लगती है, सर जब मैं एक दिन रास्ते से जा रही थी तो कोई अनजान बंदा मेरे गले से ये चेन छीनकर भाग गया। बाद में मैं और मेरे पिताजी कंप्लेंट दर्ज की। हरी समझ जाता है कि ये लड़की पक्का झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसकी माँ के सामने कुछ भी नहीं बताता। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हरी के वो 2 टीम मेंबर्स दूसरी चेन के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। तभी इन दोनों को एक शॉकिंग बात पता चलती है और ये दोनों ये सोच लेते हैं कि ये बात हमें हरी सर को नहीं बतानी चाहिए। शाहुल राज को फोन करके उसको बताने लगते हैं। वो डीवाईएसपी शाहुल भी यही कहने लगता है कि तुम ये बात हरिशंकर को मत बताना। दूसरी तरफ वो कंडक्टर चंदू दोबारा हरी के पास आता है। हरी कहने लगता है, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि अगली बार जब तुम पुलिस स्टेशन पर आओ अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। एक्चुअली चंदू बात यह है कि तुम्हारी बेटी एक बंदे से प्यार कर बैठी, लेकिन वो बंदा ड्रग एडिक्ट था। धीरे धीरे तुम्हारी बेटी को भी ड्रग्स की आदत डलवा दी। ड्रग्स की हालत में उसके साथ कांडवान करके उसकी वीडियो बनाकर तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। तो इसी दरमियान में तुम्हारी बेटी असली सोने की चेन गिरवी पर रखकर थोड़े पैसे अपने बीएफ को दे दिया। तुम्हारी बेटी की उम्र 17 साल ही है ना, मतलब माइनर है ना, इसलिए अगर तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लाओगे तो उसके बीएफ के खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे। चंदू यही कहने लगता है, नहीं नहीं सर, मेरी बेटी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। हरी कहने लगता है, देखो ऐसी चीजें बच्चे घर में नहीं बताते, तुम अपने बेटी को साथ लेकर आ जाओ। उसके बाद शाहुल हरी को अपने पास बुलाकर ये कहने लगता है कि तुम उस चेन केस को यहीं पर ड्रॉप कर दो, ये केस दूसरी टीम लीड करेगी। लेकिन हरी इसके लिए मानता नहीं, कहने लगता है, नहीं मैं इस केस को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हरी को ऑलरेडी पता लग चुका होता है कि इसकी टीम मेंबर्स कुछ इन्फॉर्मेशन इसको अभी तक नहीं दिया, शाहुल राज को दिया। खैर उसके बाद हरी की बीवी गीता को दिखाया जाता है। इन दोनों की एक छोटी बच्ची होती है। हरी अपने घर वापस आने से पहले शाहुल राज ने गीता को फोन करके उसी चेन केस के बारे में डिस्कस किया होता है कि तुम तो अपने पति को समझाओ कि वो केस छोड़ दे। सो गीता हरी से इसी केस के बारे में बताने लगती है कि हरी तुम अपने सुपीरियर्स की बात माना करो, लेकिन हरी अपनी बीवी की बात को भी नहीं मानता। उसी वक्त हरी का एक टीम मेंबर हरी को फोन करके कुछ बात बताने पर हरी शॉक में रह जाता है। हरी फटाफट से चंदू के घर पर जाता है। चंदू के घर के पास ऑलरेडी काफी सारी भीड़ जमा हो चुकी होती है। हरी को देखते ही चंदू बहुत ही रोते हुए गुस्से से हरी के पास आकर कहने लगता है कि आपने कहा था कि मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर आओ, अब देखिए मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया, मेरी बेटी की मौत की वजह आप ही हो। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जब हरी ने चंदू की बेटी से इंक्वायरी करके सच के बारे में पता किया था, तो उस वक्त चंदू की बेटी ने हरी से ये कहा था कि ये सारी बातें हमारे घर वालों को मत बताना, लेकिन हरी ने ये सारी बात चंदू को बता दी। अब बेचारी चंदू की बेटी गिल्ट में आकर अपने आप को मार लिया। हरी चंदू के घर के अंदर जाकर चंदू की बेटी की लाश को देखकर ये बेहोश होने लगता है। तभी चंदू के नेबर्स भी हरी पर हमला करने लगते हैं कि इन्हीं पुलिस वालों की वजह से चंदू की बेटी आज मर गई। अब शाहुल राज भी वहाँ पर होने की वजह से हरी को किसी भी तरह से बचाकर उसे घर भेज देता है। बाद में हरी वापस अपने घर पर आकर अपने आप को संभालने लगता है। शाहुल ने हरी के बारे में ऑलरेडी गीता को बता चुका होता है। सडनली हरी गीता से अपनी बड़ी बेटी नीला के बारे में पूछने लगता है कि हमारी बड़ी बेटी नीला कहाँ पर है। गीता कहने लगती है कि उसको सर दर्द है, इसीलिए वो अपने कमरे में सो रही है। सो हरी फटाफट से ऊपर वाले कमरे में जाकर नीला नीला कहकर बुलाते रहता है। इसकी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती। गीता पर चिल्लाने लगता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी गीता हरी को डांटते हुए कहने लगती है कि हमारी बेटी कहाँ पर है, तुमने हमारी बेटी को मार दिया, तुम्हारी वजह से मर गई। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर हरी की बड़ी बेटी नीला को दिखाया जाता है और ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन हरी और उसके टीम मेंबर्स श्याम नाम के एक बंदे को बहुत ही मुश्किल से ढूंढकर उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। श्याम ने थॉमस नाम के एक पुलिस वाले की बेटी को ट्रैप करके उसकी वो वाली वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा था। बदलामी की जिंदगी ना सहते हुए थॉमस की बेटी ने अपने आप को मार लिया। श्याम के बारे में सुनने के बाद थॉमस भी पुलिस स्टेशन पर आकर श्याम को बहुत मारने पीटने लगता है। पुलिस वालों को श्याम के पास इसका एक लैपटॉप मिलता है। जब हरी श्याम के लैपटॉप को चेक करने लगता है तो शॉकिंगली इस लैपटॉप में इसकी बेटी का भी वो वाला वीडियो होता है। मतलब नीला किसी बंदे के साथ प्यार करती रहती है और वो बंदा
नीला को भी ड्रग एडिक्ट बनाकर उसकी वीडियो बना लिया था। इसके लैपटॉप में काफी सारे वीडियोस होते हैं। ये देखकर हरी बहुत ही गुस्से से श्याम को मार देता है। ये देखकर सारे पुलिस वाले तो शॉक में रह जाते हैं कि पुलिस की कस्टडी में श्याम मर गया। थोड़ी देर के बाद शाहुल गीता को फोन करके वो सारी बात बताता है। तो गीता अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से पूछने पर इसकी बेटी सब कुछ सच बताने लगती है कि हाँ माँ, मैं एक बंदे से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो बंदा मुझे फाइनली ब्लैकमेल करने लगा। गीता अपनी बेटी को समझाने लगती है कि रो मत बेटा, तुम छोटी बच्ची हो ना, बस तुम उसके झांसे में आ गई, फिक्र मत करो। उसी वक्त हरी गुस्से में वापस अपने घर पर आता है अपनी बेटी से इसी के बारे में पूछने के लिए। गीता हरी को रोकने लगती है कि मैंने अपनी बेटी से सब कुछ बात कर लिया, वो थोड़ा डिप्रेशन में है, उसे थोड़ा स्पेस दो, उसने कोई गलती नहीं की, उससे एक छोटी सी भूल हो गई। लेकिन हरी गीता को साइड में हटाकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है। फाइनली जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो ऑलरेडी इसकी बेटी अपने आप को मार चुकी होती है। ये देखकर उसी वक्त हरी को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, बेहोश हो जाता है वो, मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए जब किसी भी डेड बॉडी को देखता है इसके साथ ऐसा ही होता है। हर प्रेजेंट डे पर वो कंडक्टर चंदू मीडिया वाले के सामने आकर उसी हरी के बारे में बताते रहता है कि हरी की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। दूसरी तरफ शाहुल हरी के डॉक्टर के पास आता है हरी के बारे में बात करने के लिए। एक्चुअली इस डॉक्टर के पास हरी का ट्रीटमेंट चलते रहता है। एक डॉक्टर भी यही कहने लगती है कि हरी के दिमाग में अभी भी वो ट्रॉमा मौजूद है, उसको ठीक होने में और काफी सारा समय लगेगा। और एक्चुअली इनडायरेक्टली शाहुल हरी की ही मदद करते रहता है। थोड़ी देर के बाद हरी और उसकी बीवी गीता किसी रेस्टोरेंट पर मुलाकात करके गीता हरी से कहने लगती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी वजह से एक बेटी को खो चुकी हूँ और दोबारा एक और बेटी को खोना नहीं चाहती। हरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम बहुत ही एरोगेंट बनते जा रहे हो। हरी बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मेरी भी तो बेटी है, लेकिन गीता नहीं मानती, हरी को छोड़ के सेपरेटली रहने लगती है। उसके बाद हरी ऑफिसर थॉमस से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। ये थॉमस कल ही जेल से रिहा हो चुका होता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि उस दिन हरी ने श्याम को मारा था ना, तो थॉमस ने वो इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। कहने लगा था कि सर अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ, आपका करियर तो बहुत ही लंबा है। इस तरह से हरी के बदले ये थॉमस जेल पर चला जाता है। तो आज हरी इसी थॉमस से बात करने के लिए यहाँ पर आता है। अब हरी को यहाँ पर देखकर थॉमस की बीवी थोड़ा बहुत गुस्सा करने लगती है। मतलब इसकी बीवी को पसंद नहीं था कि हरी के बदले इसका पति जेल जाए। खैर उसी रात 5 बंदे थॉमस के घर पर आते हैं, क्रिस्टी, एना, सत्या, सिलिन, लैंस। थॉमस और उसकी बीवी से ये कहने लगते हैं कि ये एल्सा के क्लासमेट्स है, मतलब थॉमस की बेटी के क्लासमेट्स है। लेकिन थोड़ी देर के बाद थॉमस सच जान लेता है कि एल्सा के ऐसे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। बाद में वो पांचों लोग थॉमस को बहुत मारने पीटने लगते हैं और इसी दरमियान में इन दोनों के लिए एक जूस बनाया था, उस जूस में जहर मिला चुके होते हैं। ये 5 बंदे और को नहीं, श्याम के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। थॉमस की वजह से ही श्याम मर गया, इसीलिए बदला लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। थॉमस की बीवी इन लोगों से कहने लगती है कि श्याम को मारने वाला मेरा पति नहीं बल्कि वो हरी है। इस तरह से उस हरी की भी फोटो दिखाने लगती है। खैर सुबह होने के बाद पुलिस वाले, फॉरेंसिक वाले थॉमस के घर पर आते हैं। अब पुलिस वाले यही समझने लगते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है, जिसका मतलब थॉमस और उसकी बीवी ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन हरी घर के अच्छे से इंस्पेक्शन करके शाहुल राज को आकर बताने लगता है कि उन दोनों ने आत्महत्या नहीं की, कल ही मैंने थॉमस से बात किया और इसी तरह इस घर में पीछे वाले पेड़ से अंदर आया जा सकता है। सिंबू से बात करें तो थॉमस और उसकी बीवी को किसी ने मार दिया जहर देकर। अब शाहुल भी सारे सबूतों को देखने के बाद इसको भी ये बात पता लग जाती है कि इन दोनों को किसी ने मारा। और इसी तरह हरी उस चैन वाली केस को थोड़ा सीरियसली लेने लगता है, क्योंकि इसकी बेटी मरने की वजह शायद यही केस हो सकता है। कोई बंदा है जो लड़कियों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद हरी अपनी बेटी के फ्रेंड से मुलाकात करके श्याम की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या मेरी बेटी का बीएफ यही बंदा था? नीला के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, नहीं सर, ये बंदा नीला का बीएफ नहीं है। हरी यही सोचने लगता है कि अगर श्याम मेरी बेटी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था तो मेरी बेटी की वीडियो उसके लैपटॉप में कैसे आई, जिसका मतलब श्याम के साथ साथ और भी कोई है। इस तरह से उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, मतलब मरे हुए श्याम के कोई दोस्त थे या नहीं, इस तरह से। उसके बाद हरी वो मरे हुए जोसेफ की बेटी के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी चेन कोई भी नहीं चुराया, सच बताओ क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारी माँ भी नहीं है। तो जोसेफ की बेटी हरी को सच बताने लगती है कि एक बंदा मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया, मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा। इसी दरमियान में मैंने अपनी चेन बेच दी और घर में मैंने झूठ कहा। इसके कुछ दिनों के बाद ही मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर लिया। प्लीज सर, ये बात मेरी माँ को मत बताना। उसके बाद हरिशंकर एक और लड़की के पास जाता है
मतलब इसके इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि एक और लड़की ने भी अपनी चेन को गिरवी पर रखा। श्याम की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या तुम इस बंदे को जानती हो? ये लड़की कहने लगती है कि सर ये बंदा कौन है मुझे पता नहीं, और जिस चेन के बारे में आप पूछ रहे हो वो चेन मुझे शॉपिंग मॉल में मिली। मतलब मैं शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ, ट्रायल रूम में मुझे ये सोने की चेन मिली तो मैंने गिरवी पर रख दी। सो बाद में हरी और उसके टीम मेंबर्स उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं जिस दिन उस लड़की को वो चेन मिली। तो सच में एक दिन एक लड़की ट्रायल रूम में जाकर अपना पर्स वहीं पर भूलकर चली गई, और वो लड़की वहाँ से जाने से पहले वहाँ के मैनेजर से थोड़ा बहुत बात भी किया। सो बाद में हरी उस शॉपिंग मॉल पर जाकर उस मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। मैनेजर कहने लगता है कि सर मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं जानता, बेंगलुरु के एक पब में हम दोनों ने एक साथ डांस किया था बस। तभी हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि वो 5 बंदे हरी को फॉलो कर रहे हैं। मौके की तलाश में होते हैं कि ये पांचों हरी को टपका दे, लेकिन क्रिस्टी हरी को फॉलो करना बंद कर देता है। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि उस हरी को आना के बारे में पता लग चुका है, पहले हमें आना को बचाना होगा। उसके बाद हरी इसी केस के बारे में अपने हायर ऑफिसर से डिस्कस करते हुए बेंगलुरु पर जाने लगता है, वही आना के बारे में पता करने के लिए। यहीं पर हमको इन पांचों के बारे में दिखाया जाता है। ये पांचों कभी बेंगलुरु में रहते हैं, कभी केरला में, और इसी तरह हमेशा नशे में धुत होते हैं। काफी सारी लड़कियों को इन्होंने ब्लैकमेल कर चुके होते हैं। खैर उसके बाद हरी बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन पर जाता है मरे हुए जोसेफ के बारे में कुछ बातें पता करने के लिए। तो केस को स्टडी करने के बाद हरी को ये बात पता चलती है कि शायद श्याम और उसके फ्रेंड्स ने जोसेफ की बेटी को भी ब्लैकमेल किया होगा, इसीलिए पुलिस ऑफिसर जोसेफ ने आत्महत्या कर लिया। एक और बात भी नोटिस करता है कि ये लोग सिर्फ पुलिस वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। मतलब बेंगलुरु में जोसेफ, थॉमस, हरिशंकर। उसी रात हरी की एक टीम मेंबर हरी को फोन करके ये कहने लगती है कि सर मैंने अभी एक पब में आना को देखा। हरी कहने लगता है कि तुम उस पर नजर रखो, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन आना उस लेडी पुलिस ऑफिसर को पहचान कर उस पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है, और रास्ते के दरमियान में क्रिस्टी को फोन करके यही बात कहने लगती है कि वो हरिशंकर और उसकी टीम मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स आना को बचाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आना की गाड़ी हरी को नजर नहीं आती। जब चारों तरफ चेकिंग कर रहा होता है तो उसी वक्त आना अपनी गाड़ी ऑन करके हरी को ठोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लकीली हरी बच जाता है। लेकिन तभी इसी दरमियान में एक लॉरी आकर आना की गाड़ी को ठोक देती है, जिसकी वजह से आना की मौत हो जाती है। अब यह खबर क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स जानकर बहुत दुखी होने लगते हैं। सोच लेते हैं कि इस हरी को अब मारना ही पड़ेगा, उसी हरी की वजह से आना की मौत हो गई। सुबह होने के बाद हरी मॉर्चरी रूम के पास आकर वहाँ के डॉक्टर से कहने लगता है कि इस आना को देखने के लिए जरूर इसके फ्रेंड्स आएंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आएगा तो मुझे फटाफट से फोन करके बुलवा लेना, और उसी तरह अपने टीम मेंबर्स को भी वहाँ पर लगा देता है। लेकिन तभी क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स किसी भी तरह से आना को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। तभी यहाँ पर लेडी डॉक्टर आकर इन लोगों से पूछने लगती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो आप लोग। इस तरह से डांटते हुए हरिशंकर को फोन करने लगती है। जब तक हरी हॉस्पिटल पर दोबारा आता वो लोग उस डॉक्टर को जख्मी कर चुके होते हैं, और उसी तरह इन लोगों से फाइट भी करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग हरी को भी जख्मी करके वहाँ से भाग निकलते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद हरी उस लेडी डॉक्टर के पास जाता है तो वो लेडी डॉक्टर हरी से कहने लगती है कि सर मैं उन चारों में से 2 बंदों को जानती हूँ। एक दिन 2 बंदे हैवी ड्रग्स डोसेज से मेरे पास आए थे अपना इलाज करवाने के लिए। उसके बाद हरी उस जोसेफ के असिस्टेंट के पास जाकर ये बात पूछने लगता है कि मरने से पहले जोसेफ ने कौन से केस को डील किया था, और उसी तरह श्याम और उन 5 की फोटो दिखाकर इनके बारे में भी पूछने लगता है। तो जोसेफ का असिस्टेंट हरी को एक रात का इंसिडेंट बताने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन एक बस कंडक्टर इस जोसेफ को फोन करके ये कहने लगता है कि सर हमारे बस में कुछ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। सो जोसेफ उस बस के पास जाने पर उस बस में श्याम और उसके दोस्त ड्रग्स का सेवन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जोसेफ श्याम, आना और सीलिन को हिरासत में लेता है। इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाते समय श्याम यही कहने लगता है कि सर आपको जितना चाहिए उतने पैसे ले लीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वो जोसेफ आना के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहने लगता है कि मुझे पैसे नहीं, कुछ और ही चाहिए। गुस्से में आकर आना इस जोसेफ पर थूक देती है। तो जोसेफ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए श्याम को गाड़ी में ही कैद करके उन दोनों लड़कियों को जंगल में ले जाकर उनके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। तो ये हादसा होने के बाद श्याम उसके फ्रेंड्स जोसेफ की बेटी को टारगेट करके उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे, और इसी सदमे की वजह से जोसेफ ने आत्महत्या कर लिया। प्रेजेंट डे पर हरी उस बस कंडक्टर चंदू को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर उन 6 लोगों की फोटोग्राफ्स को दिखाकर पूछने लगता है क्या तुम इन लोगों को जानते हो। तो ये कंडक्टर चंदू जो हुआ वो बताने लगता है एक्चुअली उस दिन उस बस का कंडक्टर चंदू ही था।
जब चंदू अपनी बेटी से वीडियो कॉल में बात कर रहा था तो कुछ पैसेंजर्स चंदू के पास आकर कंप्लेंट देने लगे कि बस में कुछ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। जब चंदू उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है तो वो लोग चंदू को ही मारने पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से चंदू जोसेफ को फोन करके अपने बस के पास बुलाता है। सो हरी चंदू से ही कहने लगता है कि उस दिन तुमने उन 6 लोगों के बारे में पुलिस वालों को बताया, जिसकी वजह से वो लोग अब रिवेंज ले रहे हैं और इसमें तुम्हारी बेटी भी शिकार हो गई। मतलब उन लोगों के साथ जो हुआ इसमें तुम्हारा भी हाथ है। उसके बाद हरी यही सोचने लगता है तो फिर उन 6 लोगों ने मेरी बेटी को टारगेट क्यों किया। शाहुल से कहने लगता है कि तुम एक बार गीता से मुलाकात करके उन 6 लोगों की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछो, शायद वो कुछ जानती हो। सो शाहुल उसी तरह से गीता के पास जाकर उनकी फोटो दिखाने पर गीता एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली उस रात उस बस में गीता और उसकी बेटी भी ट्रैवल कर रहे थे बेंगलुरु टू केरला। जर्नी के दरमियान में नीला ये देखती है कि वो बंदा श्याम अपनी जीएफ के साथ पप्पी शप्पी करते हुए वो दोनों ड्रग्स का सेवन करते रहते हैं। ये चीज गीता ऑब्जर्व करके पहले श्याम और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश करने लगती है कि पब्लिक प्लेस पर ऐसा कैसे कर सकते हो। जब वो लोग झगड़ा करने लगते हैं तो गीता कंडक्टर चंदू को जाकर बताने लगती है। तो इस तरह से इस मामले में गीता और उसकी बेटी नीला भी शामिल थी। हरी यही सोचने लगता है कि मेरी बेटी नीला मरने की वजह मैं नहीं हूँ, गीता है। शाहुल कहने लगता है कि हरी ये बात हम गीता को बता देंगे। हरी कहने लगता है नहीं नहीं शाहुल, अगर ये बात गीता को पता चलेगी तो गीता बहुत ही गिल्ट महसूस करेगी और वो बोझ कैसा होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर अब हरी और गीता का डिवोर्स का केस कोर्ट में चलते रहता है। हरी गीता को सच नहीं बताता। तभी हरी का एक टीम मेंबर हरी को फोन करके ये कहने लगता है कि सर क्रिस्टी और उसकी गैंग चंदू को फॉलो कर रहे हैं, लगता है वो लोग चंदू को मारने वाले हैं। तो ये जानने के बाद हरी और उसके टीम मेंबर्स सेपरेटली चंदू को फॉलो करते रहते हैं, मतलब उस पर नजर रखते रहते हैं। फिलहाल चंदू अपनी बेटी की फोटो फ्रेम बनवाने के लिए कहीं पर गया होता है। हरी को भी देखता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टी और उसके टीम मेंबर्स चंदू पर हमला करके वहां से भाग जाते हैं। लकीली हरी और उसके टीम मेंबर्स वहां पर होने की वजह से इस चंदू को हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उसी तरह तब जाके चंदू को हरी की बातों पर यकीन होता है। उसके बाद हरी गीता के घर पर जाता है क्योंकि शायद क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स गीता पर भी हमला कर सकते हैं। पता चलता है कि गीता अपने मायके चली गई। इस तरफ गीता अपनी बेटी और अपने फादर के साथ डिनर कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स वॉचमैन को मारकर घर के अंदर घुस आते हैं। तभी हरी गीता को वीडियो कॉल करने पर क्रिस्टी फोन पिकअप करके हरी से यही कहने लगता है कि जब तक तुम यहाँ पर आओगे तुम्हारी फैमिली मर चुकी होगी। इस तरह से गीता और उसके फादर को बहुत टॉर्चर करते रहते हैं। इसी दरमियान में गीता का फादर अपनी गन लेकर इन पर फायरिंग करने लगता है। एक आर्मी ऑफिसर होता है ये। डर के मारे वो चारों किसी कमरे में जाकर छुप जाते हैं। गीता से कहने लगता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। गीता यहाँ से जाने के बाद क्रिस्टी और उसके दोस्त गीता के फादर को मार देते हैं और उसी तरह थोड़ी बहुत चेजिंग करके गीता को भी फाइंड आउट करके इसको भी मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हरी किसी भी तरह से गीता को फाइंड आउट करके क्रिस्टी और उसके दोस्तों से फाइट करके जब क्रिस्टी को मारने ही वाला होता है, शाहुल वहाँ पर आकर हरी को रोक देता है कि तुम दोबारा एक और गलती मत करो, हम इसको सजा दिलवाएंगे। खैर कुछ दिनों के बाद हरी की बेटी का बर्थडे होने की वजह से हरी और उसकी वाइफ गीता बहुत ही खुश होते हैं और उसी तरह ये दोनों डिवोर्स भी नहीं लेते क्योंकि गीता को क्रिस्टी और उसके दोस्तों से असली सच पता लग चुका होता है। बर्थडे पार्टी पर शाहुल हरी के पास आकर कहने लगता है क्या तुमने न्यूज देखी। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। क्रिस्टी और उसके दोस्तों के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से कोर्ट इन लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है। ये चारों लोग किसी जगह पर आकर फ्रूट्स खरीदकर खाते हुए हरी के बारे में ही बात करते रहते हैं कि उस हरी को मार देना होगा। शॉकिंग बात यह है कि हरी ने ऑलरेडी उन फ्रूट्स में जहर मिला चुका होता है, जिसकी वजह से वो चारों लोग मर जाते हैं और यही न्यूज दिखाने के लिए शाहुल हरी के पास आता है। शाहुल को पक्का यकीन होता है कि उन चारों को मारने में हरी का ही हाथ है, लेकिन हरी शाहुल को सच नहीं बताता। बस यही कहने लगता है कि मरे तो मरे, बस केक खाकर जाना तुम। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।